मैं तेनालिस्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 3D पढ़ रहे थे। ठीक है। हम लोगों ने जो बिंदु था उसके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनमें से लगभग सभी हमने कवर कर लिए थे। और आज जो है हम समतल पढ़ेंगे। ठीक है, समतल। और अगर टाइम बचा थोड़ा तो हम रेखा भी ले लेंगे उसमें। ठीक है। तो चलिए। तो समतल के अंदर जो हमने 19 पॉइंट कर लिए थे, राइट। तो 20वें पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 3D कंटिन्यू चल रही है। तो समतल की जो व्यापक समीकरण होती है, ठीक है, एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, राइट। और अगर इसमें हम डी का भाग दे दें तो हमें जो व्यापक समीकरण मिलेगी वो ये मिलेगी, वन बराबर जीरो। तो ये दोनों ही जो है समतल की समीकरण होती है। कोई एक समतल इस तरह से है हमारे पास में, और ये समतल का अभिलंब है। ठीक है, और ये अभिलंब है तो इसका दिक्कनुपात होंगे। तो दिक्कनुपात जो है ये ए बी सी जो है ये समतल के क्या होते हैं, दिक्कनुपात होते हैं। ये समतल विस्तृत कोई रेखा है, ये इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है। डी का मतलब नॉर्मली अगर हम 3D स्पेस के अंदर देखें, डी का मतलब ये होता है कि ये जो दिक्कनुपात है, इन दिक्कनुपातों में जो अभिलंब है ये वाला, ये कितना दूरी पर स्थित है लगभग यहाँ से। तो ये डी जो है उस दूरी को मापता है। ठीक है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आगे, तो यहाँ से 20वां पॉइंट यही था कि समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद में अगर हम 3D स्पेस के अंदर, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अगर हम इस एक्स वाई तल की बात करें, इस एक्स वाई तल की बात करें, तो किसी समतल में एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा। अब हमें पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या होता है, जीरो। तो एक्स वाई तल में जेड के कोई निर्देशांक तो होंगे नहीं। तो जेड बराबर जीरो जो है वो क्या होता है हमारे पास में, एक्स वाई तल का समीकरण होता है। ठीक है। और इसके बाद में एक्स जेड के तल का हमें समीकरण निकालना है इसका। तो वाई जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर जीरो। और इसी तरह से हमें वाई जेड समतल का निकालना है। ये वाई जेड समतल हमारे पास में इसका निकालना है, तो एक्स जीरो जाएगा तो एक्स बराबर जीरो जो है ये हमारे पास में इनकी समीकरण आ जाएंगी। ये हमारे पास में 20 पॉइंट के अंदर ही था। ठीक है। अब अगला 21वां पॉइंट हमारे पास। 21वें पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि एक्स अक्ष के समानांतर समतल क्या होगा। ठीक है। एक्स अक्ष के समानांतर समतल जैसे कि फॉर एग्जांपल ये। ठीक है। एक्स अक्ष से समानांतर समतल का मतलब ये होगा कि समतल पे, जैसे कोई ये समतल मान लिया हमने इस तरह से, इस समतल में हम कोई भी रेखा खींचे, कोई भी रेखा खींचे इस तरह से। ठीक है। इसकी और इसके मध्य दूरी हर एक बिंदु पर उस रेखा की, थोड़ा ढंग से बना देता हूं मैं इसको। तो इस समतल के अंदर कोई भी हमने रेखा ले ली है, इस बिंदु की और इस बिंदु की जो दूरी है एक्स से सदैव बराबर बनी रहे, तो उसे हम बोलेंगे एक्स के समानांतर समतल। एक्स के समानांतर समतल जो होता है उसका जो समीकरण होता है वो होता है बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। हमने जैसे कि वहां पे देखा था कि बिंदु में जब हम एक्स की तरफ से नापते हैं किसी रेखा को, तो जब हम बोलते हैं, तो जब हम वहां पे हमने देखा था बिंदु में कि एक्स अक्ष से दूरी हम जब नापते हैं तो हम उसमें क्या होते हैं कि एक्स की तरफ चलते नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष से ही दूरी देख रहे हैं। तो वहां पे क्या हो जाती है, अब हमारे पास वाई और जेड ही लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी। ठीक है। तो एक्स अक्ष के समानांतर समतल का समीकरण जो है ये बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी होता है, क्योंकि एक्स को वहां पे लेंगे नहीं, उसको नापेंगे नहीं, तो वहां पे इसका मान किया जाएगा जीरो, तो वाई जेड। इसी तरह से वाई की बात करें तो ए एक्स प्लस सी जेड बराबर, सॉरी बराबर नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस डी बराबर जीरो। यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस डी बराबर जीरो। जेड की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर जीरो। तो इसी तरह से ये इसके समानांतर समतलों का समीकरण हो गया हमारे पास में। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट जो है वो समतल के अंदर 22वां पॉइंट। ठीक है। इसमें हम बात कर लेते हैं अंतःखंड रूप समतल का। अभी तक जो हमने देखा वो व्यापक रूप था, अब अंतःखंड रूप भी देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर होता यह है कि ये हमारे पास में एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक, एक समतल इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से कि वह इन्हें इस बिंदु पर इस तरह से काट रहा है। ये एक समतल है जो कि
रखा हुआ। इसके जो निर्देशांक होगी ए कोमा जीरो कोमा जीरो, इसके हो गए जीरो कोमा बी कोमा जीरो, और इसके होंगे हमारे पास में जीरो कोमा सी। ध्यान रहे ये जेड अक्ष को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, वाई को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो जो हम अंतखंड रूप होता है वो होता है एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, सी अपॉन जी, सॉरी हाँ, जेड अपॉन सी बराबर ए। ये हमारे पास में अंतखंड रूप होता है। वहां ए बी सी जो है यहाँ पे एक्स अक्ष पे काटा गया अंतखंड, बी जो है वाई अक्ष पे, और सी जो है वो जेड अक्ष पे काटा गया अंतखंड है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सा 22वां पॉइंट हो गया। इसी में आगे एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो ये बनता है कि एक समतल जो है, समतल वह अक्षों को, ठीक है, बिंदु एबीसी पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है? बिंदु एसी पे काट रहा है। ठीक है, तो इससे जो हमने देखा भी, ये इस तरह से, ये और ये, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, एबीसी पे काट रहा है, तो इस तरह से ये त्रिभुज बन गया यहाँ पे। इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, ठीक है, इस केंद्रक के निर्देशांक यदि अल्फा बीटा और गामा हो, ठीक है, तब एक्स अपॉन अल्फा, वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा, इसका मान 3 होता है। ठीक है, जैसे कि हमने वहां पे बिंदु के अंदर देखा था, बिंदु के अंदर जब हमने केंद्रक निकाला था त्रिभुज का, तो वहां पे क्या आया था? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन थ्री, जैसे y1 y2 y3 प्लस में अपॉन थ्री। तो इस तरह से जेड में भी यही सेम 3 का भाग दिया था, तो ये 3 यहाँ पे इस तरह से आ जाता है इसके अंदर। और ये उस समतल का समीकरण है जिसका केंद्रक अल्फा बीटा गामा है, और ये समतल एबीसी को, तीनों अक्षों को एबीसी बिंदु पर काट रहा है, उस समतल के लिए ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट इसी के अंदर, अगला पॉइंट है अभिलंब रूप समतल का। 24, अभिलंब रूप, अभिलंब रूप। ठीक है, तो अभिलंब रूप में होता क्या है कि जैसे कि एक समतल है, ठीक, इस समतल पर कोई रेखा है, ठीक है, सदिश मान लिया हमने, यहाँ पे इसको हमने एन नाम दे दिया, यहाँ से ये अभिलंब जा रहा है, और इसको हमने पी नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये इसके अभिलंब है, तो इस रेखा के लंबवत होगा। ये रेखा समतल में स्थित है, ठीक है, और ये जो बिंदु O की अभिलंब की जो लंबाई है, ठीक है, ये हमारे पास में P है। क्या है ये? P है। और ये जो हमारे पास में इस P बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर, ठीक है, तो अभिलंब रूप में सदी इसका समीकरण होगा एन केप बराबर P। ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन केप बराबर P, अर्थात अब इस सदिश को अभिलंब के साथ में, ये चिन्ह जो है इसका नीचे की साइड नहीं आएगा, ऊपर आएगा ना, सदिश आर वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कराएं हम इसके साथ में, तो हमें पी जो है लंबाई मिल जाती है। ठीक है, अगर हम इसको और तरीके से लिखना चाहें, इसको हमने केप लगा रखा है, अगर हम यहाँ पे एन वेक्टर मोड का भाग दे रहे दोनों तरफ, ठीक है, तो इससे जो व्यापक रूप आएगा वो आएगा एन वेक्टर बराबर डी। ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। ठीक है, यहाँ पे डी का मान जो है वो क्या हो जाएगा फिर, जैसे हमने एन वेक्टर मोड का भाग दे दिया, यहाँ पे डी का मान क्या हो जाएगा? डी जो है यहाँ पे आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये समतल का ये है व्यापक सदिश रूप, और ये है समतल का अभिलंब रूप। ठीक है, अब अगला हम बात कर लेते हैं कार्तीय रूप। 25वां पॉइंट, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। ठीक है, कार्तीय रूप में होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। ये हमारे पास में किसी भी समतल का कार्तीय रूप होता है जहाँ एल एम एन जो है वहां पे तीनों दिक् हो जाए हैं। वैसे भी अगर हम बात करें यहाँ पे एल का मान, अगर आपको याद हो बिंदु वाले चैप्टर से हमने पढ़ा था प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास में? दूरी है बिंदु की, समतल में स्थित बिंदु की, किससे? मूल बिंदु से। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इसको, इसको मुदल ले जाएंगे,
तो हमें जो P मिलेगा इसके साथ में क्या मिलेगा, आर वेक्टर मोड मिलेगा। अगर हम इसे दिक्कोजाओं के रूप में देखना, फिर वो एक अलग चीज होगी। आगे हम बात करें यहाँ पे एक बिंदु से गुजरने वाला अगला जो पॉइंट चलेगा, एक बिंदु से गुजरने वाले तथा लंबवत समतल का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे हम। ये एन के अभिलंब है, ए वेक्टर, ए कोई बिंदु है, पी हमारा जो है पी बिंदु का स्थिति दिशा आर वेक्टर है। ठीक है, तो वही सेम आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जैसे हमने आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया तो हमारे पास में क्या आ गई, ये एपी आ गया। ठीक है, एपी वेक्टर। ठीक है ना, अगर आपको सदिश पढ़ा है तो आपको पता होगा किस तरह से निकालते हैं। एपी की लंबाई आ गई, लंबाई के मतलब एपी आ गया। अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें एनकेप के साथ, और हमें पता है कि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एक बिंदु से गुजरने वाला और सदिश के लंबवत समतल का समीकरण। अब देखना, समतल के लंबवत का मतलब हो गया अभिलंब के लंबवत। ठीक है, अभिलंब के लंबवत है तो 90 डिग्री इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे ये क्या होगा उसका समीकरण। इसको जनरलाइज करें और जरा तो आर वेक्टर, इसको हम केप के बजाय वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सदिश बराबर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास में उस एक बिंदु समतल पे स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु से एक सदिश गुजर रहा है, वो सदिश जो है समतल के लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभिलंब के लंबवत है। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये वाला, ये क्या है 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अगला हमारे पास में पॉइंट है कार्तीय रूप। सॉरी, वो वाला जो था वो एलिमेंट वाला, वो कार्तीय रूप, वो भी कार्तीय रूप है, लेकिन हाँ इसको और ज्यादा हम जनरलाइज करके लिखें कब, जब हमें एक बिंदु समतल पर दिया गया। वो रूप कब काम करेगा, एल वाला, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। ये रूप कब काम करेगा, जब हमारे पास में ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो अभिलंब है इसी के नीचे ये बिंदु हमारे पास में लिया है। अगर हमने अभिलंब से दूर कोई बिंदु लिया है समतल के ऊपर, जैसे कि ए ले लिया मैंने, ठीक है, ये समतल से दूर स्थित है, समतल इस बिंदु मतलब जहां भी, जहां से अभिलंब हमने लिया है, अभिलंब के दिक्कनुपात क्या है, ए बी सी। हमने जहां से अभिलंब लिया है उससे थोड़ी दूरी पर एक्स वन वाई वन जेड वन एक बिंदु स्थित है। तो इस तरह से कार्तीय रूप जो होगा वो होगा ए एक्स माइनस एक्स वन। इस बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो गए यहाँ पे, एक्स वाई और जेड, तो एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इससे हमने इसकी दूरी निकाल ली। वही सेम तरीका कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वही डॉट प्रोडक्ट करके वही सेम उसी सेम तरीके से बी वाई माइनस वाई वन एंड प्लस सी जेड माइनस जेड वन। तो एक्स माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन इसकी क्या आ गई, इसकी हमारे पास में दूरी आ गई। जैसे तो हमने इसका क्या किया, हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ क्योंकि ये दोनों क्या है, लंब होता है, तो क्या आएगा हमारे पास में, जीरो आएगा। तो यही जो होता है अगर समतल पे एक बिंदु ऐसा स्थित है जो कि अभिलंब वाले ओरिजिन से अभिलंब पाद से जो है वो थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, एक्स वन जेड वन, उस बिंदु से इस प्रकार के समतल का कार्तीय रूप जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट चलता है हमारे पास में, पॉइंट नंबर 28, वो है तीन बिंदुओं से गुजरने वाला समतल। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था, एक तो मेन बिंदु जो एक्स वाई जेड था और एक दूसरा बिंदु एक्स नाइन जेड वन हमने लिया था। अब तीन बिंदु से गुजरने वाला समतल, अब हम इसमें जैसे कि ओरिजिनल बिंदु जो है आर वेक्टर वाला वो तो पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस तरह से ये हमारे पास में ये सारे सदिश। ठीक है, तो ये तीन बिंदु से गुजरने वाला समतल, इसका जो समीकरण होता है, ठीक है, तो अगर आपने वेक्टर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ए बी वेक्टर, इसका जो है हम सदिश गुणन जो है शून्य कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सदिशों की समतलीयता की कंडीशन होती है। ठीक है, तो जब इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो हमें जो फाइनल जो मिलता है रिजल्ट होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड यहाँ पे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट हमने इसका कर दिया यहाँ पे। इससे ये जो है हमारे पास में तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण होता है। ठीक है, इसका अगर हम कार्तीय रूप लिखना चाहें, वेक्टर रूप के बजाय अगर कार्तीय रूप अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कार्तीय रूप होता है।
किसी भी 3 बिंदु से गुजरने वाले समतल का। अगर हम 4 बिंदु की बात करें तो 4 बिंदु से गुजरने वाला समतल, तो यहाँ पे x2 - x1 इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो 4 बिंदु गुजरने वाला समतल का समीकरण मैं लिख रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, x4 - x1, y4 - y1, z4 - z1, ये क्या होगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बिंदुओं से गुजरने वाला समतली, समतलिता की कंडीशन भी होती है। ठीक है, वहां पे हमें 4 बिंदु दिए जाएंगे हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा? अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि उसने मान लीजिए कि ये बोल दिया कि ये 3 बिंदु दे दिए, एक बिंदु को गायब कर दिया उसने। ठीक है, बोला कि हाँ भाई इस बिंदु को ज्ञात करो जब ये जो है एक समतल इन चारों बिंदुओं से गुजरता है। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा कि हाँ भाई चारों बिंदुओं से गुजरता है, तो इसका जो अब ये इसका जो सारणिक होगा वो शून्य के बराबर होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा करके वहां पे हम उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं या उस समतल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास में पॉइंट 28वां, समतलों के मध्य कोण ज्ञात करना। अब समतलों के मध्य कोण, समतलों के मध्य कोण ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि हमने, जैसे कि ये समतल है, ठीक है, इसका विलंब, इसका विलंब, समतलों के मध्य कोण ज्ञात करना मतलब इस अभिलंबों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो चाहे अभिलंबों के मध्य ज्ञात करो या फिर समतलों के मध्य लिखा हो, बात एक ही होती है। ठीक है, ये n1 केप हो गया, n1 वेक्टर, और ये n2 वेक्टर। ठीक है, तो वही सेम इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, एन वेक्टर डॉट एंडेज, n1 ले लो या फिर एंडेज, एंडेज भी ले सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, एंडेज वेक्टर बराबर क्या होगा, एन वेक्टर मोड एंडेज वेक्टर मोड कोस थीटा। तो एंगल हमारे पास में क्या आ गया यहाँ पे, कोस थीटा बराबर एन वेक्टर डॉट एंडेज वेक्टर अपॉन इन दोनों का परिमाण यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, समतुल्य मध्य कोण इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से वही दो कंडीशनें बनेगी सेम लास्ट टाइम की तरह। लंबवत हो, अगर लंबवत होगा तो ये जो है n1, इनके अभिलंबों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। समानांतर होगा तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, एन 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 क्रॉस एन डेस वेक्टर, ये क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गया आपको? वही सेम कंडीशन में यहाँ पे बन जाती है। इसी तरह से, क्योंकि हमने जो अब वहां पे हमने पढ़ा था बिंदु के अंदर, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। कार्तीय रूप जो है इसका, अभिलंब मध्य कोण कार्तीय रूप क्या होगा भाई, पहले अभिलंब के अभिलंब जो है वो इस प्रकार से, a1 i के, a2 j के, सॉरी b1 जे के, c1 जे के, ठीक है। और एंडेज वेक्टर है वो इस तरह से a2 i के, b2 जे के, c2 के, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे हम इसका दोनों का क्या करा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, इससे हमें कोण मिल जाएगा। वहां पे क्वेश्चन आएगा इस तरह से आएगा कि या तो आपसे दोनों अभिलंब दे करके कोण पूछेगा, या फिर आपसे कोण दे करके और एक बिंदु दे करके दूसरा बिंदु जो है वो पूछेगा, या फिर अभिलंब पूछेगा। ये यहाँ पे कंडीशन बनती है। अब यहाँ से वही दो कंडीशन है, वही लंबवत हो तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो a1 a2, b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। ठीक है, और समानांतर होगा तो वही कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बनेगा कि या तो बोल देगा कि भाई दो समतल इस प्रकार से जिनके विलंबों के वेक्टर ये रहे, तो बताइए भाई इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो हम ये लगाएंगे तो इससे पता चल जाएगा 0 डिग्री होगा। अगर ये लगाएंगे इससे पता चल जाएगा हमें 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। ठीक है, 29, बिंदु की समतल से लंबवत दूरी। यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है, आरपीएससी का ये फेवरेट है एकदम, बिंदु से किसी भी समतल की लंबवत दूरी निकालना। इसमें हमें करना कुछ भी नहीं होता, करना ये होता है कोई भी बिंदु दिया गया, जैसे मान लो ए बिंदु दे दिया गया हमें क्वेश्चन के अंदर, y1 z1, ठीक है। अब इसे समतल दे दिया गया ax by cz प्लस डी बराबर 0, ठीक है, समतल दे दिया गया। तो अब हमें इसकी दूरी निकालनी है। हम क्या करेंगे कि ये बिंदु जो है सीधा इसमें रख देंगे, ठीक है। अब दूरी सदैव पॉजिटिव होती है तो क्या लगेगा, मोड लगेगा। ये बिंदु यहाँ रखेंगे तो ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन इसका जो दिक्कोज है इनका b² c²,
ये इसका दूरी यहाँ से डायरेक्ट ही निकल जाती है। किसी भी बिंदु की समतल से लंबवत दूरी अगर हमें निकालनी हो, लंबवत ध्यान रखिएगा, तो हमें ये वहां पे यूज कर सकते हैं कार्य रूप में। अगर हमें मान ले सदिश दिया गया, सदिश दिया गया तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको इसमें बदल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तब ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मोड, अभिलंब का जो परिमाण है वो यही होता है, ठीक है। और हमारे पास है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये ए वेक्टर है, डॉट एन वेक्टर जो सदिश हमें दिया गया है बिंदु, इससे हम सदिश सदिश अगर बिंदु ने दिया हो तो सदिश देगा, सदिश देगा तो उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, माइनस डी कर देंगे हम यहाँ पे बोन एन वेक्टर मोड। तो इससे हमें जो है वो लंबी दूरी मिल जाएगी बिंदु से समतल की। अगला है हमारे पास में कॉन्सेप्ट, 30वां कॉन्सेप्ट है। 30वां कॉन्सेप्ट ये है कि समतलों के मध्य दूरी ज्ञात करना। ठीक है, समतलों के मध्य क्या ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। दो समतल दिए जाएंगे आपको, ठीक है, उनके मध्य दूरी ज्ञात करना, खास करके समानांतर समतलों के मध्य। अब समानांतर समतल है ना, तो जैसा कि मैंने बताया था कि तो दूरी ज्ञात करने का डी डेज माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पता है आपको ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? हम जब एक समतल में से दूसरा समतल घटाएंगे यहाँ पे, तो समानांतर है ना, तो दिक्कोजिया है जो उनकी दिक् अनुपात होंगे ना वो बराबर होंगे, तो वो घट जाएंगे दोनों में से, केवल ये दोनों नहीं घटेंगे। डी डेज माइनस डी, यही असली अंतर होगा, और इसमें इसका भाग दे दिया हमने, क्योंकि दोनों की दिक् अनुपात बराबर है तो इसके परिमाण का हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में समानांतर समतलों के मध्य दूरी का जो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसके अलावा असमानांतर समतलों के मध्य दूरी सदैव शून्य होती है। ये एज ए थ्योरेटिकल आपसे पूछा जा सकता है कि असमानांतर समतलों के मध्य दूरी सदैव कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है समाना समतलों के प्रतिच्छेद से, समतलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला समतल, दो समतल दिए गए हैं आपको, a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0 एंड a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये दो समतल इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इन दोनों के समतलों से प्रतिच्छेद से गुजरने वाला जो समतल है वो कौन सा होगा। तो हम कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इस समतल को लेना है। ठीक है, इस समतल को लेंगे प्लस लेमडा से इसको गुणा कर देंगे, a2x b2y c2z प्लस d बराबर 0। यहां से इस तरह से x कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे। यहां से इस तरह से तीन अलग अलग मान मिलेंगे, क्योंकि साइड में 0 है, तो यहां से इस तरह से मिलेगा a1 प्लस a2 लेमडा x, यानी इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अगला जो हमारे पास में है 33वां पॉइंट, इसके अंदर हम देखते हैं कि मूल बिंदु से p दूरी पर स्थित समतल, ठीक है, जो कि निर्देशीय अक्षों से एबीसी पर मिलता है, वही जो अंतखंड रूप, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी पर मिलता है। ठीक है, तब इसका जो केंद्रक होगा, हमने देखा था ये केंद्रक, इसका जो बिंदुपत होगा, ओ ले लिया केंद्रक, इसका जो बिंदुपत होगा वह 1/x² 1/y² बटे जेड स्क्वायर बराबर 9/p² ये होता है। ठीक है, कभी कभी ये ऊपर भी ले जाता है इनको, जैसे कि x-2 y की पावर -2 z की पावर -2 बराबर 9 p की पावर -2। तो ये केंद्रक का जो है बिंदुपत होता है। अंतःखंड रूप वाले समतल की यहाँ पर बात हो रही है। इसका जो केंद्रक है हमारे पास में वो हम एफ जी एच लेते हैं, फिर एफ जी एच को आपस एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से चतुष्फलक की बात करें, चतुष्फलक है कोई ओ ए बी सी, एक चतुष्फलक है। ठीक है, इस चतुष्फलक में केंद्रक का जो बिंदुपत होगा वह, जैसे कि वहां पे होता है ना 1/x² 1/y² 1/z² बराबर 4/p का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको 3/p का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4/p का होल स्क्वायर, चतुष्फलक है तो 4, त्रिभुज है तो 3। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, ये भी पूछा गया है काफी, ये वाला तो पूछा ही गया है कंफर्म। इसके बाद में दो समतलों से समदूरस्थ समतल का समीकरण क्या होता है।
अब दो समतल हमें दिए गए हैं, उसने दे दिए दो समतल, अब हमसे पूछे वो कि इसके समदूरस्थ समतल का समीकरण बताओ। हमने क्या देखा था कि दो समतल जो कि असमानांतर है तो उनके मध्य दूरी तो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। तो जब ये समदूरस्थ समतल की बात कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर है तो दिक् अनुपात जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी वन प्लस डी टू अपॉन टू, इन दोनों का जो माध्य है वो, ठीक है, डी वन प्लस डी टू अपॉन, ये किसका समीकरण है, दो समतलों से समदूरस्थ समतल का समीकरण। यहाँ D1 पहले वाले समतल से, D2 दूसरे वाले समतल से, अपॉन टू। ठीक है, ये समदूरस्थ समतल का क्या हो गया हमारे पास में, समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में समतल था, और इसके बाद में हम रेखा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ से लेमडा का मान निकाल लेंगे, वो मान यहाँ वापस रखेंगे। जैसे वापस रखेंगे तो एक्स कॉमन लेकर के जो हमें फाइनल समतल मिलेगा वो दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार आरपीसी के अंदर पूछा गया, तो ध्यान देने वाली ये बात है। और इसके अलावा जो है हमारे पास में अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारे पास में किसी भी बिंदु बिंदु में समतल बिंदु का समतल में लंबपाद वो प्रतिबिंब ज्ञात करना। ठीक है, इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों के अंदर। तो यहाँ पे P कोई बिंदु है जो कि यहाँ से इस तरह से P की दूरी पर स्थित है समतल से। ठीक है, अब ये हमने अभी अभी पढ़ा था, ये किसके समानांतर होगा, अभिलंब के समानांतर होगा। और हमें समानांतर की अगर कंडीशन आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा एन वेक्टर एंड एस वेक्टर बराबर क्या होता है, जीरो होता है। इसी का हम यहाँ पे यूज करके इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड है, समतल विस्तृत है। ठीक है, और यही क्या है हमारे पास में लंबपाद है, और आर जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, ये इसी बिंदु का, बिंदु पी का रिफ्लेक्शन क्या है, आर। इन दोनों के निर्देशांक में ज्ञात करने, इसको करने के सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो क्या होता है, वो इसी से आता है कंडीशन से, कि पहले तो हमने दूरी निकाल ली, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ठीक है, ये बिंदु आपको दिया जाएगा कि एक बिंदु जो है वो समतल से इतनी दूरी पर स्थित है, तो बताइए इसके लंबपात के निर्देशांक क्या होंगे, या फिर पूछा जाएगा इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने समानांतरता की कंडीशन क्या पढ़ी थी, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, इसे करते हैं हम। ठीक है, तो हमें पता है कि अभिलंब जो है ये पी क्यू के समानांतर है। ठीक है, तो अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, ए बी और सी। बात समझ में आई आपको। और ये जो है किसके बराबर होता है, ये जो बिंदु में दिया गया है, इस बिंदु को हम स्केल करके कहां पे रखेंगे, समतल के अंदर रखेंगे। माइनस ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन, अब यहाँ पे बस कंफ्यूज ये होता है वहां याद आने में कि हम यूजुअली अंडर रूट का यूज करते हैं, पर यहाँ पे अंडर रूट का यूज नहीं हुआ, केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये जो है किसके निर्देशांक, यहाँ से लंबपात के निर्देशांक। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाई वो आपको समतल दे देगा, आपसे बोल देगा कि भाई ये समतल है और ये एक बिंदु है। ठीक है, समतल से किसी दूरी पर स्थित है, तो आप क्या करोगे, समतल में ये बिंदु यहाँ पे रखोगे। ठीक है, और एबीसी जो है इसका स्क्वायर करके यहाँ पे ये मान आप निकाल लोगे। जैसे ये मान निकलेगा तो एक एक करके ये इसके बराबर है तीनों के, तो x बराबर इस a को गुणा करोगे इधर प्लस x1, क्योंकि x1 हमें दिया गया, तो यहाँ से x के निर्देशांक आ गए, y के आगे, z के आगे, ये किसके निर्देशांक है, लंबपात के निर्देशांक की। समझ में आया आपको। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं प्रतिबिंब निकालना होगा तो दूरी कितनी हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस दो आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये लंबपात निकालना और प्रतिबिंब के निर्देशांक निकालना इस पॉइंट के अंदर।